हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सबके सामने लेके आया हूँ आईपी की सीरीज़, जिसकी वीडियो नंबर है 6। हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट्स को। अगर आपको ध्यान हो, रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने लाइट के बारे में बेसिक बातें की थी, लाइट होती क्या है। फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन वाला फिनोमिना, देन रिफ्लेक्शन के अंदर हमने प्लेन मिरर्स को भी डिस्कस किया, हमने स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस किया। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली थी। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईपी की सीरीज़, उसको चेक कर सकते हो, या फिर आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो तीसरा फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था मैंने, डेंसर और रेयरर मीडियम का बताया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसको जाके पहले देखो, ताकि इस फिनोमिना को बड़ा आसानी से समझा जा सके। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये जो फिनोमिना है ये हमेशा किन के लिए होता है? ये जनरली हम पढ़ते हैं किसके लिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के लिए पढ़ते हैं। हम किन के लिए पढ़ते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम्स जिनके अंदर लाइट पास हो सकती है। अब आपको कहा जाए कि लाइट किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, किसी पर्टिकुलर मीडियम में एक फिक्स स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही थी, इतने में सामने कोई दूसरा मीडियम आ गया। तो लाइट को एक मीडियम से दूसरे में एंटर करना है, और हम क्या देखते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर कर रही होती है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को ही हमने नाम दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम वेयर इट्स स्पीड इज डिफरेंट। यानी लाइट को किसी दूसरे मीडियम में एंटर करना पड़ेगा जहां पर उसकी स्पीड कुछ अलग हो, तभी तो वो बेंड हो पाएगी। अगर स्पीड ही सेम है लाइट की दूसरे मीडियम में भी, तब वहां पर बेंडिंग वाला काम नहीं दिखेगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, बेंडिंग एक्चुअल में आप स्कैटरिंग में भी पढ़ोगे, लेकिन वो चीज़ अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है। बेंडिंग तुम डायफ्रैक्शन में भी पढ़ोगे, ये अलग है। तो कैसे इसको आपने याद रखना है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जो तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हो। जैसे आप देखो, ये मान लीजिए एक बाउंड्री है, बाउंड्री को आप इंटरफेस भी बोल सकते हो। इंटरफेस एक्चुअल में वो लाइन होती है जो सेपरेट करती है दो अलग अलग मीडियम्स को। तो हमने माना कि इस लाइन के ऊपर कोई मीडियम नंबर 1 है और नीचे कोई मीडियम नंबर 2 है, और लाइट की रे आप देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे जिस पे लिखा हुआ है। एक लाइट की रे कुछ इस तरह से एंटर कर रही है ना जी, ऐसे जिगजैग नहीं चलती वो स्ट्रेट ही है, ध्यान रखना। तो जैसे ही वो इस सरफेस पे यहाँ पर गिरी, तो इस इंटरफेस पे अपना एक नया फिनोमिना दिखा दिया कि ये अपनी ओरिजिनल पाथ पे नहीं गई। इस बेचारी रे को तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन बेचारी सीधी नहीं जा पाई, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर बेंड हो गई। कुछ एंगल पे क्या होगी बेटा? बेंड होगी, बेंडिंग। ये बेंडिंग इसकी ओरिजिनल पाथ के दूसरी तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। वो भी हम पढ़ेंगे, कब टुवार्ड नॉर्मल होता है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना याद रखें, लाइट हो जाती है बेंड। ठीक है जी, इसी फिनोमिना को कहा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कारण पूछा जाए तो कारण ये लिखोगे, डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसी की वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो यही आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए जी, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो रे इंटरफेस पे आके गिरती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जो एक्चुअली बाहर निकलती है बेंड होने के बाद में, उसको रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो सिंपल ज्योमेट्री से समझना है। तो हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया नॉर्मल। ये नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ हम इसको आसानी से समझने के लिए बनाते हैं, ताकि इस कंसेप्ट को समझा जा सके। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और एक्चुअल में जो फाइनली बेंड होने के बाद जो रे निकली, रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगेन इसको आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एंगल को आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें और समझनी है। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो बेटा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो, याद कीजिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रेयरर मीडियम हम उस मीडियम को कहते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, या जिसमें लाइट जो है वो फास्ट ट्रैवल करती है। और डेंसर मीडियम हम उसको बोलते हैं जिसमें लाइट जो है वो थोड़ा स्लो ट्रैवल करे, या जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। तो जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर जाती है, देखिए एक रे हमने बनाई कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हो,
ये सीधा जा रही है इंटरफेस पे। आप ये जो लाइन देख रहे हो ये एक्चुअल में इंटरफेस है, जिसके ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। ऊपर हमने मान रखा है रेयरर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम डेंसर मान रखा है। तो अगर रे रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है बेटा जी, वो बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। ये रे क्या सीधी चली गई? नहीं, ये सीधी नहीं गई, इसको जाना तो इधर चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, बट ये थोड़ा मुड़ गई। किसकी तरफ मुड़ गई? ये नॉर्मल के नज़दीक आ गई। किसके नज़दीक आ गई? नॉर्मल के तरीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस केस में बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। और उसके अंदर एक और प्यारी सी बात सुनना जरा, इस केस में ये जो रे आती है जितने एंगल पे आती है क्या उतने ही एंगल पे जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बेटा जी इस केस में बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, तभी तो वो बेंड हो गया। यानी रिफ्रैक्शन के अंदर एक बात तो चीज़ क्लियर हुई, जो भी पीछे फिनोमेना पड़ा कि जो आई और जो आर है ये जरूरी नहीं कि बराबर हों, ये लगभग अनइक्वल होते हैं। और ये जो एंगल तुम देख रहे हो, जिस एंगल से रे जो है ना वो बेंड हुई, मुड़ी टुवार्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बेटा जी एंगल ऑफ डेविएशन भी कहा जाता है। इसके बारे में भी अलग मैं थोड़ी सी में आपको बताऊंगा, या आप इसी स्लाइड में देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये क्या होता है, आई और आर के एंगल का डिफरेंस निकाल लो, या फिर आप आर माइनस आई कर लो। लीजिए आई माइनस आर करे आर माइनस आई, वो तो डिपेंड करता है। अगर रे रेयर से डेंसर जा रही है तो आई बड़ा है, तो इस बार क्या करो, डेल्टा निकालने के लिए आई में से आर को माइनस कर दो। जैसे तुम्हें कहा एक रे को तो तुमने 40 डिग्री के एंगल पे भेजा और वो एक्चुअल में 30 डिग्री के एंगल से चली गई, तो कितने एंगल से वो मुड़ी है? वो तो 10 डिग्री से मुड़ी है। तो कैसे निकाला? आई माइनस आर किया। बिल्कुल ऐसे ही एक रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें वो चल रही थी स्लो और अब वो एंटर करने वाली है ऐसे मीडियम में जिसमें उसको फास्ट होना है, ऐसे केसेस में रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो एग्जांपल में अगेन देखिए, एक रे जो है वो इस तरह से एक सरफेस पे आती है तो उसको जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं गई, वो अवे हो गई इससे, नॉर्मल से। देखो ये नॉर्मल लाइन है, आप जिसमें जो देख पा रहे हो ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है जी। इससे काफ़ी दूर हो गई वो रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा होता है और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन, ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है देखिए जी, तो ये आर है। इस केस में एक तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। साथ ही साथ आपको बताऊं जो एंगल आई है वो इस बार छोटा होता है, एंगल आर बड़ा होता है। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आपको आर में से आई को माइनस करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कोई रे है वो आपको बोला जाए 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंस की, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 डिग्री है, तो एक्चुअल में वो 20 डिग्री अवे गया अपनी ओरिजिनल पाथ से। तो आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो। अगर याद रखना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी रख सकते हो, आई माइनस आर से बस मॉडुलस लगा दीजिए, यानी हमने इसको प्लस का ही लेना है। तो बेटा जी ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो देखिए दोनों ही केस मैंने आपको बताया, किसके रिफ्रैक्शन के। एक केस थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके अंदर आगे, अभी खाली जो स्लाइड्स लिखी हैं उसी के अंदर आएंगे। जैसे रिफ्लेक्शन को समझने के लिए लॉज थे, क्या वैसे रिफ्रैक्शन को समझने के लिए लॉज हैं? जी बिल्कुल, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए भी लॉज हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से एक इंटरफेस बनाया। आप देख पा रहे हो ये नीचे जो लाइन बना रहा हूँ ये इंटरफेस है, इसके ऊपर अलग मीडियम है, आप देख पा रहे हो रेयरर मीडियम लिखा गया है, नीचे डेंसर मीडियम लिखा गया है। ये रेयरर डेंसर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, नहीं देखा वो जाके जरूर देखें। रेयरर मीडियम फिर से सुने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी, और डेंसर मीडियम वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसमें लाइट स्लो हो जाएगी। तो हमने कहा एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आती है, वो एंगल आई बना के आती है नॉर्मल के साथ, और वो मान लीजिए दूसरे मीडियम में एंटर की और मान लो बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया उसका आर। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल रिफ्रैक्शन हमने दिखाया। तो लॉज हैं कुछ रिफ्रैक्शन से जुड़े। सबसे पहला लॉ वही है आपका कि जो आने वाली रे है, जो जाने वाली रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। जो रिफ्लेक्शन के अंदर लॉ था बिल्कुल वही सेम है। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्लेक्टेड लिखा गया बेटा जी, ये इसको सही कर लीजिएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी, रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा नॉर्मल जो हमने बनाया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, इसको समझते हैं पहले। ठीक है जी, इसको समझते हैं। तो ये इंटरफेस है, इससे ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। जी बिल्कुल, ऊपर वाले मीडियम का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए।
अब आप मुझे बताओ, जब ये रे आई तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसके इधर लाइट ने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रखा है और इसके नीचे की तरफ रे जो जाने वाली है उसने एंगल ऑफ आर बना रखा है रिफ्लेक्शन का। दो ही एंगल हमें दिख रहे हैं, आई और आर। तो अगर आपसे कहा जाए इस इंटरफेस के ऊपर, तो ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया n1। ऊपर जो एंगल बन रहा है सर, ऊपर तो एंगल आई बन रहा है, बिल्कुल आई बन रहा है, तो उसका आप साइन ले लीजिए, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नीचे इस लाइन के जस्ट नीचे डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो उसके नीचे एंगल कितना बन रहा है सर, एंगल तो नीचे r बन रहा है, तो इसका भी क्या ले लीजिए, साइन ले लीजिए, साइन ऑफ r। और ये हमेशा बराबर होते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा स्नेल्स लॉ। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस साइड का जो एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल वो हमेशा जी कांस्टेंट होता है बेटा जी, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को घुमा फिरा के एक तरह से लिखे हैं, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी n2/n1, जिसको आप लिख सकते हो n21। अरे n21 है क्या, n21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये हमेशा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट ही तो होता है, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट ही तो होता है, किसी पर्टिकुलर मीडियम या फिर किसी पर्टिकुलर पेयर के लिए। तो क्या बना स्नेल्स लॉ, तो अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसी को एक्सप्लेन कर दो, क्या रेशो है, ये रेशो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका अगर आप रेशो निकालते हो वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होती है फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, इसी को कहा जाता है बेटा स्नेल्स लॉ। आप देख पा रहे हो यही लिखा गया, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, किसी पर्टिकुलर मीडिया के लिए। और ये जो कांस्टेंट है कुछ अलग नहीं होता, ये एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बराबर होता है। तो ठीक है जी, ये होता है स्नेल्स लॉ। आप इस बादलों के अंदर जो बात लिखी है इससे याद करो तो सबसे बेस्ट है, इसको अप्लाई करना किसी भी इंटरफेस के लिए, किसी भी टाइम पे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा स्नेल्स लॉ से जुड़ी हुई। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इंटरफेस बनाया, ऊपर कोई मीडियम n2 है, नीचे कोई मीडियम n1 है। देखिए लाइट आप चाहे नीचे से ऊपर भेजो चाहे ऊपर से नीचे, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इस बार मान लिया कि ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, इस तरह से मान लिया, और रे कुछ इस तरह से नीचे से आ रही है, तो ये रे आई, तो देखो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया एक नॉर्मल, तो ये बन गई नॉर्मल लाइन। तो ये जो एंगल बना बेटा जी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये रे एकदम से ऐसे सीधी चली जाएगी, नहीं सीधी तो नहीं जाएगी, रे डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरह से इधर की तरफ निकल गई। तो ये जो एंगल जो बना इस बार, ये एंगल आर बना। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा के बताओ मुझे, बहुत आसान है सर। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, इंटरफेस के ऊपर और नीचे दो ही चीज़ें हैं। ऊपर देखता हूँ इंटरफेस के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ऊपर एंगल कौन सा है, r है, तो उसका साइन ले लीजिए, साइन ऑफ r। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी n1 है, नीचे का एंगल सर i है, तो साइन ऑफ i। ये हमेशा बराबर होंगे, बस इसी को लगा दो, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए इस तरह से। ये किसी भी पॉइंट के लिए लगा सकते हो, ऊपर चाहे कोई भी मीडियम हो, नीचे चाहे कोई भी मीडियम हो, तुम इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरा, इसी साइन वाले जो कंसेप्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो अभी भी मैंने जैसे इसी से लिखा साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, अभी पीछे हमने किया था, तो शायद ऊपर वाले को हमने n1 लिया था ना, रिफ्लेक्शन उल्टा किया था लास्ट वाले एग्जाम्पल में। इसी एग्जाम्पल को चलो देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो अगर मैं साइन आई बाय साइन आर निकालता हूँ तो बेटा जी वो क्या आ जाएगा, आपका n2/n1 आ जाएगा। n2/n1 को मैं लिख सकता हूँ, याद कीजिए n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्पीड की टर्म में लिखिए तो ये v1/v2 हो जाता है, ऐसे तो कुछ होता है। और वेवलेंथ की टर्म में लिखिए तो ये λ1/λ2 भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट ही होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के पेयर के लिए ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई। अब इसी से प्रूफ किया जा सकता है कि क्यों बेंडिंग टुवार्ड द नॉर्मल होती है, क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, वो आपको v1 v2 से पता लग जाता है। देखो अगर कोई रेयरर से डेंसर जा रही है, अगर कोई रेयरर से डेंसर जा रही है, तो आपको पता है कि रेयरर में जब थी तो वेलोसिटी ज़्यादा थी, डेंसर में जब थी तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। यानी जो वेलोसिटी है v1, मतलब रेयरर वाली v1 लिखता हूँ, वो बड़ी है, v2 वाली छोटी है। तो अब अगर आप इसी इक्वेशन का यूज़ करो तो देखो v1 बड़ा v2 छोटा, यानी ऊपर वाला टर्म बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ऊपर वाला यानी साइन आई बड़ा होना चाहिए और कौन छोटा होना चाहिए, साइन आर छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आई एंगल बड़ा आर छोटा ही तो होता है, रिफ्रैक्शन के बाद का एंगल छोटा हो जाता है, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हो जाता है। वहीं अगर आपसे कहा जाए डेंसर से रेयरर कोई जाता है तो
तो देखो जी डेंसर से रेयर जाता है, तो डेंसर के अंदर अगर v1 स्पीड लिख रहे हो तो वो इस बार कम होगी, v2 ज़्यादा होगी, इस बार ये रेयर की स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगेन अब देखिए इस बार ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, तो अगेन साइन आई जो है वो लेस होगा बेटा जी किससे, साइन आर से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका जो एंगल आई है वो इस बार लेस होगा, एंगल आर आपका बड़ा हो जाएगा, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला कंसेप्ट हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर आपको कहा जाए कोई रे एकदम से नॉर्मली गिर रही है, नॉर्मली गिरने का मतलब जी होता है आई एंगल 0, एक्चुअल में नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल के ही ऊपर आ रही है। तो ऐसे केस में रे किधर बेंड होगी, इधर इधर, तो भैया वो सीधी ही जाएगी, यानी इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट देयर इज नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होता। यानी आप समझ सकते हो एंगल अगर आई 0 है तो एंगल आर भी इस केस में 0 होता है। बिल्कुल स्नेल्स लॉ का ही तो यूज़ किया है, आपको पता है साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो n2 बाय n1 ही तो है। अब आपको पता है साइन आई की वैल्यू आपको 0 गिवन है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, तो साइन 0 0 0 बाय समथिंग साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाय n1, तो साइन आई को उधर ले जा, साइन आर को उधर ले जाता हूँ और n2 बाय n1 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही तो हो जाएगा, तो साइन आर 0 आ गया, यानी आर को 0 होना पड़ेगा। तो यानी इंसिडेंस एंगल 0 हो तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी 0 होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट देयर इज नो रिफ्रैक्शन। तो जब भी आप रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ते हो, जब भी हम क्या करते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ते हैं, तो उस केस में नॉर्मल इंसिडेंस की बात नहीं होती, हम यही मान के चलते हैं रे किसी भी एंगल पे गिरी है, 0 डिग्री के एंगल पे नहीं गिरी। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स वाइल रिफ्रैक्शन। जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जरा ध्यान से सुनना, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है उसकी स्पीड पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रे रेयर से डेंसर गई है, अगर रे रेयर से डेंसर गई है तो उसकी जो स्पीड है बेटा जी वो स्लो हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर कोई रे डेंसर से रेयर गई है तो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। यानी दोनों का कंक्लूजन निकालें ओवरऑल तो स्पीड में चेंज आ जाता है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो बिल्कुल स्पीड के जैसा ही, अगर रेयरर से डेंसर लाइट ट्रैवल कर रही है तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वेवलेंथ हो जाती है डिक्रीज़। और अगर रे डेंसर से रेयरर गई है तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन निकाले वेवलेंथ में भी चेंज आ जाता है। फ्रिक्वेंसी अगर रे रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए तो भैया जी इस पर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, इट रिमेन्स सेम। ये फ्रिक्वेंसी नाम की चीज़ है, ये ऑलमोस्ट फिनोमिनाज में सेम ही रहती है। सिर्फ और सिर्फ इन इलास्टिक स्कैटरिंग जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा जी रमन इफेक्ट, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, या फिर हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं लाइट या साउंड के अंदर, वहाँ पर भी हमें कई बार अपरेंट चेंज मिलता है फ्रिक्वेंसी के अंदर। अदरवाइज हर फिनोमिना में आपकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, आपकी मीन लाइट की। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब कोई रे किसी सरफेस से पास होती है, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्व कर लेता है। फेज़ की बात करें, अगर रिफ्रैक्शन जो है वो हो रहा है तो एक्चुअल में जो लाइट आती है उसके फेज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा हो तो 180 तक का फेज़ डिफरेंस आ जाता है, जैसे रिफ्लेक्शन में आता। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे मेन था स्पीड का, वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का आपको मस्ट पता होना ही होना चाहिए। अब रिफ्रैक्शन पे भी बेस्ड कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे एपरेंट डेप्थ का या फिर एपरेंट हाइट का कंसेप्ट। ये होता क्या है जी, देखिए मान लीजिए मैंने आपको कहा आपके पास एक कॉइन है, वो किसी बकेट में, बाल्टी में एकदम नीचे पड़ा हुआ है। तो ठीक है जी, बाल्टी के नीचे पड़ा हुआ है, तो अब आप उसको देख रहे हो, आप देखोगे बाहर से, देखोगे हवा से, देखोगे, अब पानी के अंदर थोड़ी मुँह डाल रखा आपने, तो क्या होगा, उससे कुछ रेज आएंगी। देखो जी कुछ रेज आ रही हैं, वो आपकी आंखों तक पहुँच गई। लेकिन जरा सोचो, रेज जब पानी में से बाहर निकल कर हवा में एंटर की, पहले रेज पानी से चल रही थी, पानी में ट्रैवल कर रही थी, जैसे ही वो हवा में एंटर की, क्या वो सीधी ही रहेंगी, वो कुछ बेंड हो जाएंगी। बस उसी बेंडिंग की वजह से कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, यानी एक्चुअल पोजीशन की बजाय वो अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। अगर उसकी रियल डेप्थ जो है उसको मैं y लिखता हूँ या h डैश लिखता हूँ, और अब मुझे वो कहाँ दिखाई दे रहा है, सॉरी रियल डेप्थ उसकी अगर बेटा जी h है, तो अब मुझे वो कितनी डेप्थ पे दिखाई दे रहा है, उसको मैंने h डैश नाम दे दिया। तो यानी एपरेंट डेप्थ कुछ अलग होती है रियल डेप्थ से, और उसको निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने जो याद रख लेना है
कि एपरेंट डेप्थ मतलब किस डेप्थ पे वो अपीयर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी एयर वो मीडियम है जहाँ से हम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, और पानी है जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला तुम यूज़ कर लेते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा एयर और वाटर इंटरफेस के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करें तो ये जो फॉर्मूला बनता है H डैश इज इक्वल टू H इंटू 3/4, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बेटा जी इसके लिए। जैसे अगर एग्जांपल के लिए कहा जाए तुम्हारे पास कोई कॉइन है, वो लगभग 12 मीटर नीचे पड़ा है पानी के, तो आपको 12 मीटर पे दिखाई देगा? नहीं, आपको दिखाई देगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो आपको ये दिखाई देगा 9 मीटर पे। यानी 12 मीटर पे रखी हुई चीज़ आपको 9 मीटर पे दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पानी से जब रे बाहर हवा में जा रही थी तो रेज बेंड हो गई। बिल्कुल इसी की तरह अगर आप पानी के अंदर हैं और आप बाहर हवा में किसी चीज़ को देख रहे हो तो सेम यही फॉर्मूला लगता है बेटा जी। तो एपरेंट हाइट बोल दिया जाता है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर दो, H डैश इज इक्वल टू H, यहाँ पर 3/4 की जगह 4/3 कर दो, यानी थोड़ा सा वो ज़्यादा हाइट पे दिखाई देता है। कम हाइट पे था, ज़्यादा हाइट पे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ पे था, कम डेप्थ पे दिखाई दिया, उसमें उल्टा हो जाता है, कम हाइट पे होता है, ज़्यादा हाइट पे हमें दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है। अब बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपको उनका पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जस्ट फिनोमिना के नाम दिए जाते हैं, आपको गेस करना होता है जी। सबसे पहले जैसे कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बकेट, एक बाल्टी के नीचे कॉइन रखा है, वो थोड़ा ऊपर उठाई देता है, बिल्कुल जी हमें दिखाई देता है। रीज़न क्या लिखोगे? यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। रीज़न रिफ्रैक्शन लाइट का कब हुआ? जब वो पानी में से हवा में एंटर कर रही थी, तब रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग हो गई। उसी तरह से फिश ऑन वाटर, मतलब मछली है वो पानी में नीचे लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठाई दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है। मछली से रेस तो निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वो पानी से हवा में जाएगी थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो बेंडिंग की वजह से लाइट कुछ अलग डायरेक्शन से इस आदमी को आती हुई नजर आएगी, उसको लगेगा फिश तो ऊपर है। तो ये रीज़न भी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूँ बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल वगैरह पानी में रखा हो तो यहाँ इंटरफेस से आपको लगता है ना पेंसिल बेंड होगी, देखो इस तरफ मुड़ गई, तो ये भी जो रीज़न है ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बहुत दूर है हमारे से, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्चुअल में स्टार है, लेकिन ट्विंकलिंग की वजह से हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार चेंज होता रहता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगातार चेंज आता रहता है, जिसकी वजह से जो स्टार है उसकी एक्चुअल पोजीशन अगर यहाँ पर तो हमें यहाँ नहीं दिखाई देता, थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है, हमें उसकी एपरेंट पोजीशन कुछ अलग मिलती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है वो कौन कर रहा है? वो हमारा एटमॉस्फेयर कर रहा है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी लिख देते हैं। हालांकि और भी लॉजिक होते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, जैसे स्टार्स का बहुत दूर होना, उसका एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिख रहा है तो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है बेटा जी वो है ओवल शेप ऑफ सन। तो आपने कभी देखा होगा सन एक्चुअल में वैसे तो होता है जी एकदम ऐसे स्फीयर जैसा, लेकिन जब सन से रेज आती हैं, एंटर करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो रेज बेंड हो जाती है। बेंडिंग की वजह से जब आदमी के पास रेज पहुंचती है तो उसको क्या लगता है कि जो सन है उसका जो शेप है वो ओवल शेप का है, थोड़ा सा दबा हुआ है ऊपर से, जैसे किसी ने दबा दिया हो। इसको फ्लैटनिंग ऑफ सन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फ्लैटनिंग या एवरेज फ्लैटनिंग ऑफ सन। तो ये भी अगर नाम आ जाए तो समझ लीजिएगा ये रिफ्रैक्शन की ही बात हो रही है। यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन किसने किया? एटमॉस्फेयर ने किया, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। शिमरिंग इमेज थ्रू हॉट एयर, बहुत बार देखा होगा कहीं आग लग रही है, आग के ऊपर से जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो पीछे वाली चीज़ हिलती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि आग की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, तो पीछे ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज है वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इमेज प्रॉपर बन नहीं पाती। तो यहाँ पर भी अगेन जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। रिफ्रैक्शन वाला ही फिनोमिना यहाँ पर एप्लीकेबल है इस फिनोमिना के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा आप सबने सुना होगा बेटा जी अर्ली सनराइज, सनराइज थोड़ा जल्दी हो जाता है, या डिलेड सनसेट हो, तो दोनों के पीछे ही रीज़न जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। यानी ज़्यादातर ये जो फिनोमिना मैंने लिखी उनमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रीज़न है। अब होता क्या है, मान लीजिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप मान लीजिए अर्थ पे इस जगह पे खड़े हो, तो आपके लिए सनराइज कब होगा? जब सन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाएगा तब हमारे अकॉर्डिंग सनराइज हो जाएगा।
और जब तक सन इससे नीचे है तो अभी तक सनराइज नहीं हुआ। तो सन अभी नीचे ही था, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन थी। तो सन से रेज आ रही होंगी, तो कुछ रेज ऐसे एटमॉस्फेयर में एंटर की, तो बेंडिंग की वजह से, अब देखो यहाँ पर बेंडिंग दिखा रहे हैं ना, तो बेंडिंग जो होती है ना वो किसी एक लेयर की वजह से नहीं होती, अर्थ के एटमॉस्फेयर की मल्टीपल लेयर्स हैं। तो बेंडिंग की वजह से लाइट बेंड होते होते हमारी आंखों में पहुंची, तो हमें लगेगा ये रे तो यहाँ से आई। तो जब इसको पीछे ड्रॉ करते हैं तो पीछे ड्रॉ करने से हमें पता लगता है यार सन तो लगता है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो हमें सन यहाँ पर अपीयर होता है, दैट इज एपरेंट पोजीशन। सन एक्चुअल में यहाँ नहीं है, एक्चुअल में सन अभी भी हॉरिजॉन्टल से नीचे है, लेकिन हमें तो वो ऊपर दिखाई दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग तो सनराइज हो गया, जल्दी हो गया। और इसको सन को यहाँ से यहाँ आने में अभी टाइम लगेगा लगभग 2 मिनट का, यानी आपको 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखाई दे देता है, इसको अर्ली सनराइज कहा जाता है। इसी तरह से सनसेट के टाइम पे भी बेटा 2 मिनट बाद में सनसेट होता है, आपको पहले दिख जाता है। तो टोटल डे के अंदर अप्रेंट 4 मिनट का इस तरह से चेंज आ सकता है। तो ये भी अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल था, और रिफ्रैक्शन यहाँ पर किया किसने, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर ने किया। अगला टॉपिक है जी हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम ये बात करेंगे कि एक लाइट जब ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम फिर से अगेन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की ही बात कर रहे हैं, यानी एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट की ही बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने ग्लास की स्लैब ली। ग्लास स्लैब का मतलब होता है एक कांच की सिल्ली, ठीक है, जैसे चॉकलेट तुम खाते हो उस तरह से ही बर्फ़ी का पीस है, वैसे ही समझ लीजिए, बस कांच का बना है। तो PQRS आप मान सकते हैं। देखो जी एक रे ए, आप नाम देख पा रहे हो, B इस तरह से इंटरफेस पे ऐसे आके गिरती है, यानी ग्लास स्लैब पे आके गिरती है। और जब रे को गिराते हैं हम नॉर्मली नहीं गिराते, हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिराते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर गिरी इस B पॉइंट पे, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया ताकि हमें एंगल का पता लग सके। तो भैया जी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, अंदर रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि बाहर तो हवा है और ये जो स्लैब है वो तो कांच से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, तो रे सीधी तो जा नहीं पाएगी। ये एक्चुअल में जाना तो उसको सीधा चाहिए बेचारे को। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ये तो उसका एक्चुअल पोजीशन है, जिधर उसको जाना चाहिए, जिधर उसको जाना चाहिए था, है ना, इसका स्टार्टिंग वाला लक्ष्य है, लेकिन जा नहीं पाएगा। पहली बेंडिंग यही होगी, बेंडिंग होने की वजह से वो रे घूमती घुमाती ऐसे नीचे फिर पहुंच गई। फिर से अब वो F पॉइंट पे पहुंच गई, फिर से उस बेचारे को कांच में से हवा में जाना है। फिर से मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया। तो अगेन आपको पता है जब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ग्लास से एयर जा रहा है ना, डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो क्या इधर सीधा जाएगा, नहीं सीधा जाएगा, वो थोड़ा अवे हो गया। इस तरह से वो फाइनली इस लाइन पे FCD इस लाइन से रे बाहर निकल गई। इस तरह से जो सबसे पहले रे अंदर एंटर की थी उसको नाम दिया था इंसिडेंट रे, और जो सबसे फाइनली बाहर रे निकलती है बेटा जी उसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। जिस एंगल से वो अंदर एंटर की थी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जिस एंगल से वो बाहर निकलेगी उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, EMERGENC, इमर्जेंस, ठीक है। और देखो जरा अब ग्लास स्लैब की बात की जा रही है, तो जो PQ साइड है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, PQ साइड है वो पैरेलल है बेटा जी SR साइड के। इसी की वजह से एंगल I और एंगल E बराबर होता है। रे जिस एंगल से अंदर एंटर करती है उसी रे से बाहर निकलती है। यानी एक और खास बात हो कि ये जो इमर्जेंट रे है ये एक्चुअल इंसिडेंट रे की पाथ के बिल्कुल पैरेलल ही होती हैं। ये दोनों लाइनें आप देख पा रहे हो, ये वाली और ये वाली, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। प्रिज्म डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, डायरेक्शन जो है वो नोट चेंज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो रे अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा इधर खिसक जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है। तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा जी इसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। देयर इज नो चेंज, ओनली क्या है इसके अंदर, ओनली लेटरल शिफ्ट है। ओनली क्या है इसके अंदर, लेटरल शिफ्ट है। तो ग्लास स्लैब क्या करता है, रे को कभी भी डेविएट नहीं करता, उसको डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है बस उसको शिफ्ट कर देता है। और आप चाहो तो इस लेटरल शिफ्ट को निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा गया, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर चांस है इसमें से कुछ पूछने के, तो मैं आपको बताना चाहूँ तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पर है लेटरल शिफ्ट, मतलब ये वैल्यू कितनी है एक्चुअल में ओरिजिनल पाथ से वो कितनी दूर चली गई, दैट इज इक्वल्स टू टी है यहाँ पर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब तुमने कितनी थिक ली, साइन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई, ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब वो अंदर एंटर किया था जिस एंगल से वो रिफ्रैक्ट हुआ, डिवाइड बाय कोस ऑफ आर तो वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो लेटरल शिफ्ट। यहाँ पर सबसे मेन बात याद रखने वाली है कि लेटरल शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के। जितनी ज़्यादा थिक तुम ग्लास स्लैब लोगे उतना ज़्यादा वो लेटरल शिफ्ट कर देगा, उतना ज़्यादा इन दोनों के बीच का गैप होगा ये वाला, ठीक है। चलो
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप सब बच्चों को एक बात पता है कि जब कोई रे डेंसर से रेयर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ऐसा कुछ होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो सब बच्चों को पता है। यहाँ अब एक खास फिनोमिना हुआ रिफ्रैक्शन के अंदर, तो सर नाम में रिफ्लेक्शन क्यों है, अभी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक इंटरफेस माना, आप देख पा रहे हो यहाँ नीचे जो ब्लू कलर का है वो मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम है, नीचे वाला, ये नीचे वाला कोई डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला कोई रेयर मीडियम है। नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 मान लिया और ऊपर वाले का N2 मान लिया। यहाँ पर हमने मान लीजिए रख लिया लाइट का कोई सोर्स, S है लाइट का सोर्स, तो यहाँ से मल्टीपल रेज निकलती हैं, उनमें से कुछ रेज को कंसीडर किया। सबसे पहले हमने एक रे ये कंसीडर की, ये जो इस तरह से आ गई। अब जरा आप देखो तो ये तो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, यानी सरफेस के साथ 90 है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ और रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो यानी ये चुपचाप सीधी निकल जाएगी, इस केस में रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। फिर हमने एक और एग्जाम्पल के लिए रे मानी, एग्जाम्पल के लिए माना कि मान लीजिए कोई रे इधर भी तो जा रही होगी, तो कोई रे इधर जब जा रही है, जरा ध्यान से सुनो, जैसे ही सरफेस पे पहुंचती है तो ये नॉर्मल मैंने बना लिया, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसको θ1 नाम दे दिया। तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाती है तो क्या वो ऐसे सीधा जाएगा, नहीं ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो कुछ इस तरह से अवे चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो यार। फिर मान लीजिए मैंने एक और रे बनाई, ऐसे बीच में एक और रे बना रहा हूँ, देख लो, तो मान लीजिए मैंने एक और रे बनाई, फिर से इसको इंटरफेस पे गिराया यहाँ पर, और यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया मैंने, तो अगेन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये θ2 मान लेता हूँ, पहले से थोड़ा बड़ा है, तो रे क्या हो गया, थोड़ा सा और अवे हो गई। देख लीजिए, पहले इतना अवे हुई थी, अब थोड़ा सा और ज़्यादा अवे होगी। अब आपने क्या रे को थोड़े से और बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेंड कर दिया, देखो जरा, यहाँ पर रे आके गिरी इस जगह, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो वो बहुत ज़्यादा अवे होगी। कितना अवे होगी कि अवे होते होते इंटरफेस के ऊपर ही चलेगी वो बेचारे। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइट की रे डेंसर से रेयर जाते टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, पहले थोड़ा अवे हुई थी क्योंकि थोड़ा इंसिडेंस का एंगल था, अब दूसरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा अवे हो गई, और तीसरे केस में इतना ज़्यादा अवे हो गई वो तो सरफेस के लॉन्ग चली गई, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ वो 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल तो बड़ा स्पेशल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जिसको मैंने θc लिखा, ये तो बड़ा स्पेशल एंगल है। क्यों स्पेशल है, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बेटा जी वो 90 डिग्री हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आपसे पूछ लिया जाए भी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो याद रखें, जब एक रे डेंसर से रेयर जा रही हो, हम एक ऐसे एंगल पे रे को भेज दें कि रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। इस θc को क्रिटिकल एंगल कह दिया जाता है। अगर हम क्या करें, एक रे को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे भेज दे, तो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा तो बहुत ज़्यादा अवे कर देगा। कितना अवे कर देगा, अब इसका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो तो 90 से भी बड़ा हो जाएगा, यानी वो जो रे है वो वापस सेम मीडियम में चली जाएगी। देखो जरा, जिस मीडियम से रे आ रही थी डेंसर मीडियम से, उसी डेंसर मीडियम में वापस चलेगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये जो इंटरफेस है ना यहाँ, ये रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। इसीलिए इस फिनोमिना को नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि सेम मीडियम के अंदर ही वो रे रह गई। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, एक्चुअल में ये बेंडिंग ही है, बस बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या, रे को डेंसर से रेयर जाना पड़ेगा, दूसरा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो बस यही बन गई इसकी डेफिनेशन। तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन, लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन कब, जब वो एक इंटरफेस पे पहुंचती है। कौन सा इंटरफेस, लेस डेंस होना चाहिए, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। यानी दोनों बातें बोल दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा और रे जो है वो डेंसर से रेयर जा रही हो, तो ये दो कंडीशन मिलते ही रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है। बस इसी को कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देख पा रहे हो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर याद रखने योग्य बात, कंडीशंस क्या होती हैं TIR की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया TIR की कंडीशन बता दो। तो पहली कंडीशन है रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन है, रे को डेंसर से रेयर जाना ही पड़ेगा। दूसरा, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन ऐसी हैं जो अगर मिल जाए तो TIR हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, TIR। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें ऐसा मत समझना कि ये जो आई एंगल है इस आर के बराबर होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन की हेल्प से रिफ्लेक्शन हो रहा है।
ठीक है, डायरेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ये कोई मिरर नहीं है, कहीं सोचो कि यहाँ पर सर कोई मिरर लगा दिया और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको, स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ की हेल्प से ही हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल पता लग जाता है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ऊपर वाला, तो हम स्नेल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो आप देखो क्रिटिकल एंगल निकाल भी सकते हो। यहाँ पर आप क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला बनाते हैं। देखो ये एंगल, ये आप देख पा रहे हो, क्रिटिकल एंगल बड़ा स्पेशल एंगल है। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो अब देखो, मान लीजिए नीचे वाला मीडियम है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, हम ऊपर एयर मान के चलते हैं, ठीक है जी। हालांकि तुम n1 n2 यूज़ कर लो, n1 को हम n मान लेंगे और n2 को हम 1 मान लेंगे बाद में एयर के लिए। पहले मैं n1 n2 से ही करता हूँ। लेट अस सपोज नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ऊपर वाले का n2। क्लियर है जी। अब देखो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस इंटरफेस पे, यहाँ पर देखो नीचे एंगल बन रहा है थीटा सी और ऊपर बन रहा है 90 डिग्री का। नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, नीचे वाला एंगल कितना है, साइन ऑफ थीटा सी। ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ऊपर वाला एंगल साइन ऑफ 90। स्नेल्स लॉ में मैंने सिखाया था, बस इनको कर दो इक्वेट। तो यहाँ से क्या आ गया जी, साइन थीटा सी डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 बराबर में n1 बाई n2। अब मुझे बताओ यहाँ पर साइन ऑफ थीटा सी बराबर डिवाइड बाय साइन 90 तो 1 होता है, यहाँ 1 पुट कर दिया। n1 क्या है, n1 को n1 लिखता हूँ एक बार, इधर n2 लिख देता हूँ। तो आपके पास बेटा जी साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया n1 बाई n2। ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। और अगर आपको बोल दे कि एक साइड एयर है तो एयर के लिए मैं n2 को 1 मान लेता हूँ और n1 को सिंपली n लिख देता हूँ। तो क्या आ गया, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 बाई n। तो आपके पास जी ये वाला यही फॉर्मूला आएगा ना, कि कुछ उल्टा लिख दिया। नीचे है साइन ऑफ थीटा सी, इधर n है, ठीक ही तो है। थीटा सी बाई 90, n1 बाई n2 था हमारा ये, ठीक है जी। यहाँ ऊपर सॉरी ऊपर n आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो आप इस तरह से क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो। बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो TIR पे बेस्ड है, एग्जाम में बहुत बार आता है TIR पे बेस्ड फिनोमिना। पहला आपसे बोला जाए कि जो ग्लास स्लैब की साइड्स होती है ना बेटा जी, देखो ये ग्लास स्लैब ऐसा दिखता है। तो देखो नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो साइड तुम देख रहे हो, ये वाला, ये साइड जो हुआ, इधर आप ये साइड देख लो। इन साइडों से आप किसी चीज़ को नहीं देख पाते, यानी यहाँ से कोई रे बाहर नहीं निकलती। मान लीजिए अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे कोई रे निकलेगी ना, इस सरफेस से टकरा के वापस अंदर चली जाएगी, बाहर निकलेगी नहीं। क्यों, TIR का कंसेप्ट हो जाता है। डायमंड की ब्रिलियंस की बात करें तो डायमंड की फेस इस तरह से, फेस होते है ये वाली चीज़, आप देखो डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल से जनरली बड़ा ही होता है ना। इसके लिए जैसे आपको मैं बता दूं, क्रिटिकल एंगल लगभग 24 के आसपास होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, मैंने बताया था 2.54 होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाईएस्ट होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल लगभग 24 के आसपास होता है। कोई भी रे जनरली इस एंगल से बड़े एंगल पे एंटर कर जाती है, बार बार TIR के कारण अंदर रह जाती है, तो इस तरह से वो ब्रिलियंस शो करता है डायमंड। कुछ प्रिज्म्स ऐसे होते हैं जो बेस्ड होते हैं किस पे, TIR के कंसेप्ट पे। इनको पोरो प्रिज्म्स कहा जाता है और इनकी खास बात क्या होती है, ये 90 डिग्री एंगल वाले होते हैं। इनमें एक 90 डिग्री होता है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल वाले प्रिज्म होते हैं। इनके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और ख़ास बात क्या होती है इनके लिए, मैं आपको बता दूं, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। जनरली रे जब हम एंटर करवाते हैं तो 45 डिग्री पे एंटर करवाते हैं, और 45 डिग्री आपको पता है एंगल क्रिटिकल से तो बड़ा हो गया, तो यानी आसानी से यहाँ पर TIR हो जाता है। अब इस प्रिज्म का यूज़ काफ़ी जगह होता है, मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे आप पहला यूज़ देख पा रहे हो, दो रेज इस तरह से गई, देखो एंगल कितने पे गई, 45 डिग्री के एंगल पे गई है, तो 45 तो 42 से बड़ा होता है, तो TIR के कारण रेज जो है वापस इस तरह से निकल जाती है। तो देखो एकदम रिफ्लेक्शन का काम हुआ। यही काम तुम मिरर लगा के भी करवा सकते थे, एक रे ऐसे जाती टकरा के इधर आ जाती, लेकिन विदाउट मिरर तुमने रिफ्लेक्शन करवा लिया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। फ़र्क क्या हुआ मिरर और इसमें, मिरर में रेज जो आती हैं उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर TIR के अंदर ऐसा नहीं होता। TIR के अंदर एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, इसलिए जहाँ पर रिफ्लेक्शन में हम प्रिज्म लगा सकते हैं तो प्रिज्म्स को प्रेफर किया जाता है। पेरिस्कोप के अंदर आपसे पूछा जाता है किसका यूज़ किया जाता है, तो पेरिस्कोप के अंदर हम प्रिज्म को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मिरर। इसके अलावा रे को हम क्या करते हैं 180 डिग्री से डेविएट भी कर सकते हैं। देखो जरा इस एग्जाम्पल में एक रे आई इस तरह से, फिर से वही 45 डिग्री के बड़े एंगल पे TIR हुआ, फिर यहाँ पर आई, फिर एंगल 45 से बड़ा हुआ, तो यानी 42 से तो बड़ा ही है 45,
45 42 से तो बड़ा है, फिर से टी आई आर हुआ, रे वापस ऐसे बाहर निकल गई। यानी हमने क्या किया, रे को 180 डिग्री से मोड़ दिया, इधर जा रही थी इधर भेज दिया। तो यही तो हम काम करवा सकते हैं। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, पहले भी रे इधर जा रही थी अब भी रे इधर की तरफ ही जा रही है। बस हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो था सीधा था उसको उल्टा कर दिया। यहाँ पर भी आपका देखो, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन, यहाँ पर टी आई आर नहीं हुआ, टी आई यहाँ पर हुआ नीचे टी आई आर, क्योंकि यहाँ पर एंगल उसका 45 बना 42 से बड़ा, तो टी आई आर की वजह से यहाँ से निकल गई। तो इस तरह से आप कई यूज़ कर सकते हो, पोरोप्रिज्म्स के अलग अलग जगह इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। देन एक फिनोमिना आता है जिसका नाम है मिराज। एक्चुअल में मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इस पे क्वेश्चन आया है रिसेंटली एनडीए के एग्जाम में भी, आई थिंक सो, आपको पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये फिनोमिना होता है। होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर जो गर्मी वाले इलाके होते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान जैसे एरियाज़ की बात करें, तो हमें होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी बिल्कुल इमेज दिखाई देती है किसके अंदर, सरफेस के अंदर। इसमें टी एयर का कैसे कंसेप्ट होता है, देखो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ऐसे आ रही हैं, कुछ रेज सीधी भी आ सकती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऊँट है, तो ऊँट से कुछ रेज सीधी आ रही हैं, सीधी रेज इस आदमी की आँख में एंटर की तो इसको लगे भी हाँ देखो वहाँ पर ऊँट खड़ा है, क्योंकि वहाँ से रेज आ रही हैं। कुछ रेज ऐसे नीचे ग्राउंड की तरफ भी जा रही होंगी ऊँट से। अब जैसे जैसे रेज नीचे ग्राउंड की तरफ जाती है, तो आपको पता होगा गर्मी के दिनों में मिट्टी या मिट्टी के आसपास, सरफेस के आसपास की चीज़ें बहुत गर्म होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर। तो अपर लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लोअर लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। यानी ये जो रेज हैं वो डेंसर से रेयर जा रही हैं, डेंसर से रेयर जाते 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 मुड़ती जाती हैं। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से बड़ा हो जाता है, तो वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो रेज नीचे जाने की वजह से ऊपर की ओर चली जाती है। तो इस आदमी के पास नीचे से भी रेज आई ऐसे, तो इस आदमी को लगेगा ये नीचे से रेज कहाँ से आई, तो इसको लगेगा ये रे यहाँ पीछे से आई। तो इस आदमी को एक तो ऊपर से जो डायरेक्ट रेज मिल रही थी इससे तो वो डायरेक्ट ऊँट दिख गया, और एक जो इसको नीचे से रे मिली इसको लगेगा कि नीचे भी ऊँट है। नीचे ऊँट का मतलब क्या है, उसकी इमेज है। अब नीचे इमेज कब बन सकती है, नीचे इमेज तो तभी बन सकती है जब नीचे क्या हो, पानी हो। उसको लगता है जैसे नीचे पानी है और पानी में मुझे ऊँट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ मिराज, इसको ही मिराज कहा जाता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल और देख पा रहे हो। इस तरह से गर्मी के दिनों में सड़क पे आप देखो इस कार की बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर आप उसकी इमेज देख पा रहे हो, तो ये भी TIR की वजह से है। आप डेजर्ट एरिया में देखो, यहाँ पर देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लेकिन उसकी बिल्कुल इमेज भी देख पा रहे हो नीचे की तरफ। यहाँ पर रेत के अंदर आपको लग रहा है यहाँ पर ढेर सारा पानी है, देखो यहाँ पर पानी, लेकिन पानी नहीं है एक्चुअल में TIR की वजह से। और यहाँ पर भी सड़क में भी पानी नहीं है, ये TIR की वजह से। थोड़ा सा जब आप आगे चल के जाओगे, जैसे ये आदमी चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, तो उसकी आंखों में सिर्फ ऊपर वाली रे आएगी, तो नीचे वाली तो अभी नीचे जा रही थी, नीचे वाली पहुँचेगी नहीं, तो इसको ये परछाई दिखेगी नहीं, मतलब पानी गायब हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो TIR आते ही आप सबको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो TIR के बेस पे है मिराज। ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ट्यूब बोल सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर इसकी एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली बहुत थिन फ्लेक्सिबल फाइबर होती है, जो कांच से बनी होती है उसका अंदर का कोर, जिसके अंदर से लाइट सिग्नल्स को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हज़ारों किलोमीटर दूर तक तुम सिग्नल को भेज सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस तरह से बहुत पतली सी पाइप होती है, आप देख पा रहे हो इधर डायग्राम में। तो क्या होता है, एक साइड से लाइट रे को भेजा जाता है, तो लाइट रे जैसे अंदर एंटर करती है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो। बड़ा होते ही TIR हो जाएगा, फिर से गिरी फिर से TIR, फिर से गिरी फिर से TIR, यानी बार बार TIR होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता करता रे एक साइड से एंटर करवा के आप हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी भेज दोगे तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आज के टाइम पे ये बहुत बेस्ट एक तरीका है कम्युनिकेशन का। तो इस तरह से सिग्नल्स को भेजा जाता है। आप देख पा रहे हो जो सबसे अंदर वाली रहती है ट्यूब, इसको कोर कहा जाता है। ये एक्चुअल में ग्लास से बनी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि डेंसर होना चाहिए इसको। उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है ग्लास की, आप देख पा रहे हो, तो इसको कहा जाता है जी बेटा क्लेडिंग। तो क्लेडिंग भी कांच से ही बनी है, ग्लास से बनी है, बस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है कोर के कंपैरिजन में। फिर उसके ऊपर कोटिंग की होती है, स्ट्रेंथ ऐड की जाती है, स्ट्रेंथ मेंबर, ताकि इसको स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है, आउटर जैकेट प्रोटेक्शन के लिए। तो मेन तो अंदर वाली कोर और क्लेडिंग का काम है। तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत रेयर आपसे पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पे बेस्ड है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR पे बेस्ड है। तो काफ़ी सारे यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर की, खासकर आपको बोला जाए तो हर फील्ड में इसके यूज़ है। टेली कम्युनिकेशन में सिग्नल्स को भेजना है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आजकल फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई जा रही है, मैं आपको बताऊँ जियो की और हर तरह कम्युनिकेशन के लिए। तो स्पेस एप्लीकेशन है इसकी, बहुत सारी स्पेस में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन है, इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह है, आजकल ऑप्टिकल फाइबर से तो दिया जाता है, बड़ी जल्दी ख़राबी भी हो जाती है।
कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कैमराज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। माइनिंग एप्लीकेशन, माइनिंग वाले बिछा देते हैं कैमराज लगा के। मेडिकल एप्लीकेशन में एंडोस्कोपी जैसी टेक्निक के अंदर बॉडी के अंदर भेजी जाती है इनको। मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, मतलब हर जगह आपको मैं बता दूं तो ऑप्टिका फाइबर का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड द लास्ट फिनोमिना बेस्ड ऑन TIR इज लूमिंग। बहुत बार देखा हो आपने, बहुत कम देखा है ना जी। देखो ये जहाज आपको हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में हवा में उड़ नहीं रहा। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जैसे एक जहाज आप देख पा रहे हो यहाँ पर था और आप मान लीजिए किनारे पे हैं, तो होता क्या है जब रेज़ वहाँ से आती हैं तो बेंड हो जाती हैं। बेंड क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी के ऊपर की हवा ठंडी है, उसकी वजह से वो बेंडिंग होती है। बेंडिंग होने की वजह से रेज़, जब देखो रेज़ एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे ऐसे सर बेंडिंग होने के कारण तो सीधा जाना चाहिए इधर, नहीं ना, तो TIR हो जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे और रेज़ वापस नीचे की ओर आ जाती हैं। तो इस आदमी तक ये रेज़ नीचे से आई, तो इसको लगेगा कि ये रेज़ कहाँ से आई, ये रेज़ आई है ऊपर से। तो वही जहाज जो नीचे था इसको ऊपर थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज़ नोन एज लूमिंग। तो लूमिंग के पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना है वो बेटा जी TIR है। तो आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को और TIR के कंसेप्ट को। तो कल रिफ्रैक्शन से जुड़े एक दो फॉर्मूले हैं एंड हम करने वाले हैं लेंस के फिनोमिना को। लेंस को डिटेल में हम पढ़ेंगे कल वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में अच्छी लगे आपको तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो। वीडियो कैसी लगी और कोई सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। हालांकि इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा लाइव नहीं लगा पाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।